बाल वैज्ञानिकों, अब तक हम ये जान गए हैं कि जहाँ कोई जीव रहता है वह उसका हैबिटेट यानी आवास कहलाता है। स्थल पर पाए जाने वाले आवास को स्थलीय आवास यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं, तो दूसरी ओर जल में पाए जाने वाले आवास को जलीय आवास एक्वेटिक हैबिटेट्स कहते हैं। इसी तरह हमने ये भी जाना था कि सभी ऑर्गेनिज्म, सभी जीव, प्लांट्स, पौधे बायोटिक कंपोनेंट्स यानी जैव घटक हैं। तो रॉक, चट्टान, सॉयल, मिट्टी, एयर, वायु, वाटर, जल, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, ये अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, अजैव घटक हैं। आइए आज विभिन्न आवासों की यात्रा करते हैं। अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। Children, there are some desert animals like rats and snakes which do not have long legs just like a camel. बच्चों, मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप को ऊंट की तरह लंबी टांगे नहीं होती। So, to stay away from intense heat during the day, they stay in burrows deep in the sand. इसलिए दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे जमीन के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। These animals come out only during the night when it is cooler. ये जानवर रात को जब तापमान कम होता है तभी बाहर आते हैं। अब बात करते हैं मरुस्थल में रहने वाले पौधों की। We know all the plants transpirate water. हमें पता है सभी पौधे पानी का वाष्पोत्सर्जन करते हैं। बट डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन। परंतु मरुस्थल के पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा छोड़ते हैं। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर absent, very small, or they are in the form of spines. मरुस्थल के पौधों में या तो पत्तियां होती ही नहीं हैं, अगर होती भी हैं तो बहुत छोटी होती हैं, या फिर ये कांटों के रूप में होती हैं, जिससे ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन कम होता है। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन अ कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम। कैक्टस में जो पत्ते की तरह दिखाई देता है, वास्तव में वह इस कैक्टस यानी नागफनी का तना होता है। फोटोसिंथेसिस इन these plants is usually carried out by the stems. इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। The stem is also covered with the thick waxy layer which help in retaining water. कैक्टस का तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे जल संरक्षण में सहायता होती है। ज़्यादातर मरुस्थलीय पौधों की रूट्स यानी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं, ताकि ज़्यादा वाटर यानी पानी को ऑब्जर्व कर सकें। अगला हैबिटेट आवास है माउंटेन रीजन्स, पर्वतीय क्षेत्र। These habitats are very cold and windy. ये आवास बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती रहती है। The trees are normally cone shaped and have sloping branches. यहाँ के पेड़ सामान्यतः शंकुआकार होते हैं और शाखाएं भी तिरछी होती हैं। The leaves of some of the trees are needle-like. This helps the rainwater and snow to slide off easily. कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं, जिससे बारिश का पानी और बर्फ आसानी से नीचे खिसक जाता है। वैसे पहाड़ों पर अन्य आकार के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। The animals
living in the mountain regions have thick skin or fur to protect them from cold. पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवरों की त्वचा मोटी होती है या फर से उनका बचाव करती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। शरीर को गर्म रखने के लिए याक के लंबे लंबे बाल होते हैं। स्नो लेपर्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। हिम तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं जो उसे बर्फ पर चलते समय ठंड से बचाते हैं। द माउंटेन गोट हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने में मदद करते हैं। As we go up in the mountainous regions, the surroundings change and we see different kinds of adaptations at different heights. जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश बदलता जाता है और अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग अनुकूलन दिखाई देता है। तो बच्चों, आज हमने यात्रा की डेजर्ट यानी रेगिस्तान या मरुस्थल की। वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के बारे में जाना। उसके बाद हमारी यात्रा पर्वतीय क्षेत्रों माउंटेन रीजन की ओर बढ़ गई। वहाँ के विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की जानकारी भी हमने प्राप्त की। हमारी ये जर्नी, ये यात्रा अब कल ग्रासलैंड्स, घास स्थलों और एक्वेटिक हैबिटेट्स, जलीय आवासों की ओर बढ़ चलेगी।